गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियाँ। अन्य अपन ने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले अपन ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणालियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है और सूची प्रणाली क्या है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लाभ क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, दोष क्या हैं, इस पर अपन ने चर्चा करी। आज अपन प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियों का, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। जिसमें पहली प्रणाली है सीमित मत प्रणाली। सीमित मत प्रणाली, इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसमें कम से कम 2 या अधिक उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। पहली चीज, निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। इस निर्वाचन क्षेत्र से कम 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। इसमें मतदाता को एक से अधिक किंतु निर्वाचन होने वाले सदस्यों की संख्या से कम मत देने का अधिकार होता है। इसमें एक उम्मीदवार के पक्ष में एक मतदाता से एक से अधिक मत नहीं दे सकता है। तो हम इसको उदाहरण से समझें। यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य चुने जाने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य चुने जाने हैं, तो प्रत्येक मतदाता को, जो वोटर है उस निर्वाचन क्षेत्र का, को 5 मत देने का अधिकार होता है। कितने चुने जाने? 6। मतदाता कितने वोट देगा? 5। इसमें यदि 5 सदस्य बहुसंख्यक प्रतिनिधि होंगे तो एक सदस्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसको कहते हैं सीमित मत प्रणाली। निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है, कम से कम 2 या अधिक उम्मीदवार चुने जाते हैं, मतदाता एक से अधिक किंतु निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से कम मत देने का अधिकार है। हमने उदाहरण के द्वारा समझा कि यदि 6 उम्मीदवार चुने जाने हैं तो प्रत्येक मतदाता अपने 5 मतों का प्रयोग करेगा। यदि 5 सदस्य बहुसंख्यक प्रतिनिधि होंगे तो एक सदस्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हो सकेगा। यानी सीमित मत प्रणाली ये है। यदि हम इस प्रणाली का दोष देखें तो नंबर 1, इसमें अल्पसंख्यकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। अनुपात के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अनेक दल होने पर यह प्रणाली सफल नहीं रहती कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होगी। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रणाली लागू नहीं हो सकती है। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र का बड़ा होना है। दूसरी, संचित मत प्रणाली। इस संचित मत प्रणाली में जो वोट का सिस्टम है उसमें नंबर 1, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक मतदाता उतने ही मत दे सकता है जितने की सदस्य उस क्षेत्र से चुने जाने हैं। पहले वाली में क्या था? यदि 6 चुने जाने हैं तो मतदाता 5 मत का प्रयोग करेगा। यहाँ पर उतने ही देगा जितने सदस्य चुने जाने हैं। इस प्रणाली में मतदाता अपने सभी मतों को किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में या अलग अलग बांटकर दे सकता है। इस प्रकार एक अच्छी प्रकार से संगठित अल्पसंख्यक दल भी विधानमंडल में, विधानसभा में स्थान प्राप्त कर सकता है इस संचित मत प्रणाली में। यदि इस प्रणाली का भी हम दोष देखें, अवगुण देखें, डीमेरिट्स देखें, तो मतदाताओं को आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इस प्रणाली में अनेक मत व्यर्थ चले जाते हैं। इसमें राजनीतिक दलों का नियंत्रण और अधिक बढ़ जाता है।
तीसरी जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसमें द्वितीय मतदान प्रणाली, सेकंड बैलेट सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत जब एक ही स्थान के लिए 2 से अधिक उम्मीदवार चुनाव में खड़े हों, इस प्रणाली में जब एक स्थान के लिए 2 से अधिक उम्मीदवार चुनाव में खड़े हों और सबसे अधिक मत प्राप्त उम्मीदवार भी पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर सके तो प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच दोबारा मतदान होता है। जिन्होंने सर्वाधिक और उससे कम मत प्राप्त किए हैं, अन्य उम्मीदवार इसमें खड़े नहीं होते। इस दूसरे मतदान के में जिस प्रतिनिधि को पूर्ण बहुमत मिल जाता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसे एक बार पुनः अपन दोहराते हैं। यहाँ पर द्वितीय मतदान प्रणाली में एक ही स्थान के लिए 2 से अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं और सबसे अधिक मत प्राप्त उम्मीदवार भी पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर सके, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिले हैं पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, तो प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच, यानी जिसको सबसे ज़्यादा मिले और जिसको उससे कम मिले हैं, के बीच दोबारा मतदान होता है। अब यहाँ पर इस दूसरी बार जब मतदान की प्रक्रिया होती है तो जिस प्रतिनिधि को पूर्ण बहुमत मिल जाता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं द्वितीय मतदान प्रणाली, यानी यह मतदान की जो व्यवस्था है 2 बार होती है। यदि उदाहरण के रूप में हम समझें, यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, मान लीजिए ABC, और उनको वोट मिले हैं 3000, A को मिला है, B को 2500 मिले हैं और C को 2000 मिले। अब क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि B और C को मिलाकर A से 1500 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, C को तो हटा दिया जाएगा, उसको पराजित घोषित करके A और B इनके बीच दोबारा मतदान होगा और जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा वही विजय घोषित किया जाएगा। इसे कहते हैं द्वितीय मतदान प्रणाली। 3 उम्मीदवारों में से एक को 3000, एक को 2500, एक को 2000 मिले। अब किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्योंकि B और C को मिलाकर A से 1500 मत अधिक प्राप्त हुए, तो ऐसी स्थिति में C को तो हटा दिया जाएगा, उसको पराजित घोषित कर दिया जाएगा और इन दोनों में फिर मतदान होगा और जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। दोबारा मतदान की ये व्यवस्था है। इस प्रणाली में भी हम कुछ दोष देख सकते हैं। नंबर 1, ये प्रणाली तो बहुत अधिक जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत अधिक खर्चीली है। इससे पैसा अधिक खर्च होता है कि 2 बार मतदान की व्यवस्था की जाती है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो ये जो द्वितीय मतदान प्रणाली है इसके दोष अपन गिना सकते हैं। नंबर 4, प्रथम तो अपनी कौन सी थी, सीमित मत प्रणाली, दूसरी थी संचित मत प्रणाली और तीसरी द्वितीय मतदान प्रणाली। चौथा जो इसका सिस्टम है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली का, वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस प्रणाली को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। इसका प्रारंभ 1909 के एक्ट में अंग्रेज शासनों ने शुरू किया कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से किया। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन के लिए जनसंख्या को धार्मिक आधार पर बांटा जाता था और विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों में पृथक पृथक निर्वाचन संघ थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। किंतु पृथक पृथक निर्वाचन संघ होने के कारण उस समुदाय से ही अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। तो ये पद्धति विभाजन पर आधारित निर्वाचन की पद्धति थी।
यह पद्धति जनप्रतिनिधियों के सर्वथा विपरीत थी। यह राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर सांप्रदायिक हित को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। ये राष्ट्रीयता के स्थान पर राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति को जन्म देती है। ये समाज में कटुता पैदा करती है। इसमें दलों का आधार धर्म होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यह प्रणाली प्रजातंत्र के विरुद्ध, राष्ट्रीय एकता की विरोधी और अनुचित है। सुरक्षित स्थान युक्त निर्वाचन की प्रणाली। नंबर 5, सुरक्षित स्थान युक्त निर्वाचन प्रणाली, जिसमें व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित कर दिए जाते हैं। परंतु इस सुरक्षित स्थानों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव सभी मतदाताओं द्वारा होता है, न कि केवल अल्पसंख्यकों के द्वारा। इसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी हो जाता है और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। हम इसका उदाहरण भारत की व्यवस्थापिका संसद में देख सकते हैं। नंबर 6, वैकल्पिक मत प्रणाली। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इससे मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है, परंतु साथ ही दूसरी तीसरी पसंद भी लिखी जाती है। इस पद्धति का जो लाभ है, जो अच्छाइयाँ हैं, कि जब गणना होती है तो पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। यदि किसी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो उसे विजय घोषित कर लिया जाता है। अन्यथा सबसे कम मत प्राप्त व्यक्ति हारा हुआ मानकर उसके सारे वोटों को दूसरे उम्मीदवारों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और हस्तांतरण का ये क्रम तब चलता रहता है जब तक कि सभी स्थानों की पूर्ति ना हो जाए या किसी एक उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत ना हो जाए। तो इस प्रकार से वैकल्पिक मत प्रणाली है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव प्रादेशिक आधार पर होता है, प्रदेश के आधार पर होता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि वह कार्य करता है कि एक क्षेत्र के निवासियों के कुछ सामान्य हित होते हैं। यह प्रणाली सरल है, सीधी है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में इसका प्रचलन है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से मतलब, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से मतलब था कि हर प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र होता है, क्योंकि हर प्रदेश में रहने वाले निवासियों को सामान्य हित होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल और सीधी प्रक्रिया है। तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका में इसका प्रचलन है, प्रादेशिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति का। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य, इसके समर्थक मानते हैं कि एक व्यक्ति अपने क्षेत्र के सभी हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ नहीं हो पाता। सभी व्यक्तियों के हित भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे वो एक प्रदेश में रह रहे हैं, तो हित कैसे अलग अलग है। उनकी धारणा का आधार यह है कि एक प्रतिनिधि जो या वकील है या डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे टीचर है, वे अन्य सभी व्यवसाय के लोगों जैसे मजदूर है, व्यापारी है, प्रोफेसर है, लोहार है, बढ़ई है, चित्रकार है आदि अनेक व्यवसाय के हितों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। इसलिए प्रतिनिधित्व का जो प्रश्न है, जो प्रतिनिधि के चुनाव का प्रश्न है, व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए। इसका लाभ है कि सभी व्यवसाय के लोगों को विधानमंडल में प्रतिनिधि निश्चित रूप से मिल सकता है। शासन में सभी व्यवसायों को प्रतिनिधित्व होने से अधिक वो वैध माना जाएगा। इसमें सभी वर्गों के हितों की रक्षा संभव है। इसमें सच्चा प्रजातंत्र स्थापित होता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन लाभ के साथ साथ, अच्छाइयों के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, कुछ इसके अवगुण भी हैं। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा व्यावसायिक व आर्थिक हितों को देखा जा सकता है। सामाजिक एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है और अनेक गुटों के कारण राजनीतिक गतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है। ये तो सारी की सारी पद्धतियाँ अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि की सही। अब एक आदर्श प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? नंबर 1, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। तीसरा, गुप्त मतदान व्यवस्था।
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, प्रतिनिधि और निर्वाचकों के बीच संबंध और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ये 6 बातें हैं आदर्श प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि सही प्रतिनिधित्व के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सार्वजनिक वयस्माधिकार जो हमारे देश में देखने को मिल रहा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान प्रथा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, प्रतिनिधियों और निर्वाचकों के बीच के संबंध और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ये हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो आदर्श है, यानी सब चीज़ें हमारे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त हर व्यक्ति, युवक और युवतियाँ अपने वोट का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन है, अपन मतदान केंद्र में जाकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। बैलेट बॉक्सेस जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो वोटिंग का सिस्टम है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, प्रतिनिधियों निर्वाचकों के बीच में संबंध स्थापित रहता है और प्रदेश के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था है। ये आदर्श प्रतिनिधित्व के आवश्यक शर्तें हैं। धन्यवाद।